अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन, जिस पे हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो रिस्पायरेशन का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें तो इट इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब ये इसकी डेफिनेशंस, इसका इंट्रोडक्शन तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब मेन लेवल जो है, अब उसके आगे टाइप्स हैं, सिस्टम है सारा। अब रिस्पायरेशन दो लेवल्स पे की जाती है, एक सेल लेवल पे, एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे। सेल लेवल पे जो रिस्पायरेशन की जाएगी, आपने हमेशा याद करना है, उसको हम कहेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। एंड द नेक्स्ट वन जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे की जाएगी, उसको हम कहेंगे ब्रीथिंग। अब आपको पता है, जब भी हम नाम लें रिस्पायरेशन का तो हमारे जहन में सबसे पहले ब्रीथिंग ही आता है, ठीक है। अब ब्रीथिंग हम कैसे कहते हैं? इनहलेशन एंड एक्सहलेशन ऑफ एयर, ठीक है। एयर की इनहलेशन या एक्सहलेशन को। अब जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो हम अंदर लेके, जब सांस अंदर लेके जाते हैं तो साथ ही हम अपने अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं। फिर ऑक्सीजन टूटती है, इसकी ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये एनर्जी फिर सेल को मिलती है, ठीक है। और एक्सहलेशन किसे कहते हैं? सांस का बाहर निकलना। और जब हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तो साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर रिलीज आउट करते हैं। रिस्पायरेशन की तो हम बात करते आए हैं, लेकिन अब रिस्पायरेशन के लिए एक साइट भी होगी। ऑफ कोर्स देयर साइट, कोई तो जगह होगी हमारी बॉडी में जो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को करती होगी। जैसे डाइजेशन के प्रोसेस के लिए बहुत सिस्टम होता है, इसी तरह रिस्पायरेशन के लिए या रिस्पायरेशन के लिए एक रिस्पायरेटरी सरफेस होती है, ठीक है। रिस्पायरेटरी सरफेस, अब हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस होती क्या है? गैसियस एक्सचेंज। अब हम ब्रीथिंग में हम कह रहे हैं क्या होता है? ब्रीथिंग में हम कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से बाहर भेजते हैं। तो ये क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज। इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब इस गैसियस एक्सचेंज के लिए जो जगह होती है, एक्चुअल जगह, ठीक है, जहाँ अच्छा गैसियस एक्सचेंज हो, उससे हम रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, एमसीक्यू में भी बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि रिस्पायरेटरी सरफेस हमारी बॉडी में कौन सी रिस्पायरेटरी सरफेस है जहाँ से रिस्पायरेशन होती है, एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है? तो हमेशा हम ये नहीं कहेंगे लंग्स होती है, एल्वोलाई। एल्वोलाई बेस्ट साइट होती है गैस एक्सचेंज की। अब एल्वोलाई क्या होता है? हम कहते हैं एल्वोलाई कलेक्शन ऑफ एयर सैक्स, कलेक्शन ऑफ एयर सैक्स, हवा के छोटे छोटे थैलों का जो कलेक्शन होती है, जब उसको हम इकट्ठा करें। अब जैसे छोटे छोटे थैले हवा के, ये हमारे पास एयर सैक बनाते हैं, और इस एयर सैक्स की कलेक्शन को हम कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। अब हमने ये तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया रिस्पायरेशन का, कि रिस्पायरेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे रिस्पायरेशन की क्यों जाती है। क्योंकि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि ऑक्सीजन मसल्स में ब्रेक करता है, एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो सेल्स एक्वायर करते हैं और बॉडी को देते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है। अब हमारी बॉडी में तो ज़रूर रिस्पायरेशन होती है, क्योंकि हम पढ़ रहे ऑर्गेनिज्म की रिस्पायरेशन रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिस्पायरेशन के लिए ह्यूमन के अंदर कौन सा सिस्टम है। तो नाउ वी स्टडी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। व्हाट इज़ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम? अब जहाँ भी सिस्टम की बात आ जाए, वहाँ आपको पता होना चाहिए किस सिस्टम किस से मिलके बनता है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गन्स। जहाँ पे भी हम सिस्टम की बात करेंगे वहाँ ऑर्गन्स का जिक्र ना है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम बनता ही ऑर्गन्स की कलेक्शन से है। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को उर्दू में कहते हैं इंसानी निज़ाम तनफ़ुस। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं: नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, लंग्स। मैंने यहाँ लिख दी है। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 ओपनिंग्स हैं, ठीक है। दिस ओपनिंग इज़ नोन एज नोज़, इसको हम नोज़ कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो है ये माउथ की ओपनिंग है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि माउथ और नोज़ एक कॉमन जगह पे ओपन होती हैं हमारे गले में, उसको हम कहते हैं कॉमन प्लेस को फेरिंग्स। जैसे कि मैंने यहाँ लिखे, देखिए यहाँ पे ओपन हो रही हैं, और स्पेस को हम क्या कहते हैं?
फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नोज़ के आगे नाली है जिसे हम नेज़ल कैविटी कहेंगे। इनको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, अब डायग्रामेटिकली आप देख लें, ठीक है। फिर उसके बाद फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स। अगर हम माउथ की तरफ से जाएं तो यहाँ पे एक ईसोफेगस है और ये स्टमक। इस स्टमक पे तो हम बात कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है। इस चैप्टर में तो हमने सिर्फ रिस्पायरेशन पे बात करनी है, तो इसको हम छोड़ देंगे, स्क्रीन आउट कर देंगे। तो हम जाएंगे अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस पे। ब्रीदिंग प्रोसेस के लंग्स होते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये लैरिंग्स। अब अगर आपने सुना होगा जब हम खाते हैं कुछ तो एक छोटा सा ढक्कन होता है, जब खाते हैं तो वो सांस की नाली के ऊपर चढ़ जाता है, जब हम सांस लेते हैं वो ढक्कन खाने की नाली पे चढ़ जाता है, ठीक है। इस प्लेस को हम लैरिंग्स कहते हैं। फिर उसके नीचे ये नाली, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। देन लंग्स है हमारे पास, ब्रोंकाई दिस प्लेस है। ब्रोंकाई जो है वो आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। इन ब्रांचेस को हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स के आगे एयर सैक्स की कलेक्शन है जिसे हमने एल्वोलाई का नाम दिया, और एल्वोलाई क्या है, बेस्ट साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। नाउ अब सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोज़। नोज़ का हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट वन इज़ बोन, कार्टिलेज एंड फिब्रो फैटी टिश्यूज़, ठीक है। बोन हड्डी को कहते हैं, कार्टिलेज नर्म हड्डी। जो बच्चों में जब बच्चा पैदा होता है, बेबी बॉय है, उसके बॉडी में कोई बोन नहीं होगी, सारी कार्टिलेजेस होंगी, सॉफ्ट बोन होती है। लेकिन एल्डर में या एजड में, यंग मैन में बोन्स, सारा जो स्केलेटन होता है वो बोन्स पर मुश्तमिल होता है। और कार्टिलेज, अब जैसे हमारे ईयर्स में कार्टिलेज प्रेजेंट है, इस तरह कुछ पार्ट्स में कार्टिलेज होता है। थर्ड वन इज़ फिब्रोफाइटी टिश्यूज़। बोन और कार्टिलेज के बारे में तो हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन फिब्रोफाइटी टिश्यूज़ क्या होते हैं ये हमने पढ़ने। अब बोन और कार्टिलेज तो हमारी नोज़ जो है उसका एक्सटर्नल फीचर्स बनाती हैं। मतलब जो नोज़ की शेप है वो डिपेंड करेगी किस पे, बोन एंड कार्टिलेज पे। फिर फैटी टिश्यूज़ क्या होते हैं, सबसे पहले ये प्रेजेंट बोन और कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं एज पैकिंग मटेरियल के तौर पे। अब ये होते क्या हैं ये टिश्यूज़ भी ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्मूथ मसल्स एंड द सेकेंड वन इज़ स्टोर फैट। इन दोनों से मिलकर जो टिश्यूज़ बनते हैं उन्हें हम कहते हैं फिब्रोफैटी टिश्यूज़, जो कि पैकिंग मटेरियल के तौर पर बोन और कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। अब नोज़ के हम फर्दर नोज़ के डिटेल पे जाएं तो नोज़ में हेयर्स भी होते हैं, सबको पता है, ठीक है। अब इन हेयर्स का होने का मकसद क्या है, कोई चीज़ अल्लाह ने हमारी बॉडी में फालतू नहीं रखी। इन हेयर्स का भी कोई मकसद है, पर्पस है वर्किंग का। अब इनका फंक्शन क्या है, ये एयर को फिल्टर करते हैं। अब हमें पता है नोज़ में हेयर्स होते हैं, लेकिन माउथ हमारा बिल्कुल क्लीन होते हैं। अब सांस को हम नोज़ से भी अंदर लेके जा सकते हैं और माउथ से भी अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि बोथ ओपन इन अ कॉमन प्लेस कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। अब हेयर्स तो कहाँ है, नोज़ में, और वो फंक्शन क्या है उनका, एयर फिल्ट्रेशन करना। इसलिए कहा जाता है जब आप सांस लें ज़्यादा नाक से लें, मुंह से तो एयर फिल्टर नहीं होती, वो बेशक बैक्टीरिया आगे स्टमक में जाकर उसकी एसिडिटी की वजह से उनका नुकसान नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर हम कहा जाता है कि आप नाक से सांस लें बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन ऑफ एयर्स विच फिल्टर एयर को फिल्टर करने का क्या मतलब है कि एयर में, सांस में बहुत से केमिकल्स होते हैं। हवा जो हम अंदर लेके जाते हैं उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होता है, सॉलिड पार्टिकुलेट्स होती हैं। सॉलिड पार्टिकुलेट को हम डस्ट कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हवा में मौजूद होती हैं, जब हम अंदर लेके जाते हैं तो ये चीज़ें भी हमारे साथ अंदर जाएंगी। इसलिए हेयर्स नोज़ में रखे गए हैं ताकि वो हेयर फिल्ट्रेशन करें, एयर को फिल्टर करें। जैसे हम पानी फिल्टर करते हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, इसी तरह कहा जाता है कि एयर को भी फिल्टर करते हैं नोज़। अब हमने नोज़ के बाद दूसरा पार्ट पर है नेज़ल कैविटी। इन दोनों को हम कंबाइन ही पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही टॉपिक में आते हैं। अब नेज़ल कैविटी लाई बिफोर नोज़, ये नोज़ थी, इसके साथ जो है ये हमारे पास नेज़ल
कैविटी है, ठीक है। अब नेजल कैविटी और नोज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, बोथ आर लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिलिया। अब नोज और ये नोज और ये इनकी लाइनिंग है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन और सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सिलिया कहते हैं, सिलियस मतलब इनके साथ होते हैं। अब इस म्यूकस मेम्ब्रेन को हम म्यूकोसा भी कहते हैं, जो एक स्टिकी सब्सटेंस यूज़ कर स्क्रीट आउट करती है, जिसको हम म्यूकस कहते हैं। म्यूकोसा secrete out a sticky substance known as mucus, sticky substance, okay। so अब सिलिया और म्यूकोसा जो हैं ये दोनों प्रेजेंट क्या होते हैं, हमारे पास एमसीक्यूज भी आ जाता है कि आप इनके लोकेशन बताएं। दीज आर प्रेजेंट इन नेजल कैविटी। अब ये नोज है, जाहिर बात है उसके साथ लाइंस क्या है हमारे पास, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन और सिलिया हैं। अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं म्यूकोसा, एंड दिस म्यूकोसा सिक्रीट्स अ स्टिकी फ्लूइड और स्टिकी सब्सटेंस नॉन एज म्यूकस, ओके। अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शन की तरफ, म्यूकस के। अब हमारी ये छोटी सी गुफ्तगू रहेगी है कि म्यूकस का फंक्शन क्या होता है। अल्लाह ताला ने मतलब मैंने आपका हर चीज़ का एक मकसद होता है, तो एयर्स का तो हमें पता चल गया, हेयर्स जो हैं नोज़ में उनका तो हमें पता चल गया, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस रिलीज़ करती है उसका क्या फंक्शन है। तो ये करती है, ट्रैप करती है डस्ट एंड पैथोजेंस को, डस्ट सॉलिड पार्टिकुलेट्स मैंने आपको कहा, और पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया या जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। जब इनको ट्रैप करेगी तो इस ट्रैप करने का मकसद क्या है, क्या फ़ायदा है। ये इनको ट्रैप करके इनको फेरिंक्स में इंटर होने से अवॉइड करती है, अवॉइड देयर एंट्री द बॉडी। अगर फ़र्ज़ करें हम नाक से सांस नहीं ले रहे, नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन तो उसमें नोज़ में, लेकिन हम सांस माउथ से ले रहे हैं, माउथ से ब्रीथ इन कर रहे हैं, तो क्या होगा अगर वो जर्म्स या डस्ट पार्टिकुलेट्स अगर फेरिंक्स में इंटर हो भी जाते हैं तो हम क्या करेंगे, क्या कंडीशन हो सकती है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर हम नोज़ से ब्रीथ इन ना करें, माउथ से कर लें, तो फेरिंक्स में जब अगर चली जाए तो या तो हम उसको स्नीज़ करके बाहर निकाल सकते हैं नोज़ से डस्ट पार्टिकुलेट्स को, या अगर हम उसको इनगल्फ कर सकते हैं। इनगल्फ करने से क्या होगा, वो स्टमक में जाएगी। स्टमक में जाने से क्या होगा, स्टमक में क्योंकि मैंने कहा एसिडिटी होती है, वहाँ कोई भी जम नहीं रह सकता, तो स्टमक क्या करेगा, उन डस्ट पार्टिकुलेट्स को ट्रैप कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा,